हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्क्स क्लासेस में। प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को मन लगाकर कर रहे होंगे। तो आज जो हम नया चैप्टर यानी कि क्लास 10 का जो है नया चैप्टर है जिसका नाम है भारत माता, उसको लेके आए हैं। और उसके जो है ना कवि परिचय यानी कि कवि के बारे में हम लोग आज क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। क्लास 10 का जो गोदोली भाग 2 जो है बुक, हिंदी का जो बुक है, उसका जो है 5वां नंबर अध्याय है जिसका नाम है क्या, भारत माता। उसके बारे में पढ़ेंगे, उनके कवि के बारे में आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, इस क्लास को जो है शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी पता चले कि जो है आज 5वां नंबर जो अध्याय है वो क्या होता है, पढ़ाई हो रहा है। तो उनको भी ये जो है ना क्या क्लास चले जाए और वो भी अपनी जो है पढ़ाई को बेहतरीन बनाने के लिए जो है वो भी पढ़ सके। तो आज जो है इस क्लास को आप लोग सबसे पहले क्या कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। क्या कीजिए, शेयर। शेयर कर दिए। उम्मीद है कि आप लोग क्या किए होंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। सभी लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे ताकि जो है उन लोगों तक भी ये जो है नोटिफिकेशन चले जाए और ये क्लास को वो भी कर सके, है ना। हेल्प करना जरूरी होता है, सभी को हेल्प करना जरूरी होता है। और अपने दोस्त को हेल्प नहीं करोगे तो फिर किसको हेल्प करोगे भाई। तो इसीलिए क्या करो, अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर करो ताकि क्या हो, उनके पास तक ये चले जाए क्लास को, है ना। हमारा है क्लास 10 जो है, क्लास 10 का जो है हिंदी हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्लास 10 का जो है हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हिंदी जो है ना पढ़ने वाले हैं, जिसका चैप्टर का नाम कहे, अध्याय बोले या जो भी बोले, वो है हमारा 5वां नंबर। वो है हमारा 5वां नंबर, जिसके जिसका नाम क्या है, तो वो है हमारा भारत माता। हम लोग को पता है ये जो चैप्टर है वो आता है किस में आता है, तो वो आता है काव्य खंड में आता है। ये बात भी हमें पता है ना। और आज जो है हमारा ये चैप्टर का डे 1 है। डे 1 में पढ़ने वाले क्या है, तो डे 1 में जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं वो जो है वो है हमारा आज की टॉपिक यानी कि ये है। ठीक, आज के टॉपिक में क्या है पढ़ने वाले हैं, वो है कवि परिचय। एवं सरल आसान भाषा में हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको पढ़ने वाले हैं। अच्छे तरीके से समझ के पढ़ने वाले हैं कवि के बारे में, क्योंकि जो है किसी भी कवि और लेखक की हम बात करें, उससे जो है ना महत्वपूर्ण जो बातें होती है वो ही ऑब्जेक्टिव्स में ज्यादातर पूछे जाते हैं। और यही चीज को हम लोग का क्या करना है, पढ़ना है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव जो भी होता है वो सबसे ज्यादा जो है कहीं से पूछा जाता है, तो वो होता है कवि परिचय से ही पूछा जाता है। बाकी बहुत कम ही जो होता है वो चैप्टर्स के अंदर से जो है ना ऑब्जेक्टिव्स के रूप में रहता है। बाकी सब्जेक्टिव तो वो प्रश्न उत्तर रहता है, तो वो हम लोग क्या करेंगे, भावार्थ देखेंगे तो वहां पे फिर क्लियर होगा। ठीक है, तो आज की क्लास को आप लोग शेयर कर दिए होंगे। उम्मीद है कि हमें आप लोग जो है इस क्लास को क्या किए, शेयर कर दिए होंगे। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं समय को गवाए हुए, है ना। डे 1 में जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है आज का क्लास कवि परिचय के बारे में। बाकी फिर अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इस दूसरा टॉपिक जो आएगा वो है, वो रहेगा वो क्या, दोहा यानी कि जो जो लाइन लिखा रहेगा, पंक्ति दिया रहेगा भारत माता चैप्टर के अंदर जो पंक्ति है उसके बारे में, अर्थ के बारे में समझेंगे। आज की क्लास ये होने वाला है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, है ना। समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। चलिए, तो आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, सुमित्रा नंदन पंत के बारे में, जो एक अच्छे कवि माने जाते हैं। छायावादी कवि इनको कहा जाता है ना, छायावादी कवि कहा जाता है। तो आज जो है पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे कि टॉपिक है हमारा पंत, है ना। सुमित्रा नंदन पंत का जो है टॉपिक, यही क्या करना है, आज जो है हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम लोग,
ये चीज पढ़ने वाले हैं, यानी कि सुमित्रानंदन पंत के बारे में हम आज जो है ना पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में? सुमित्रानंदन पंत के बारे में। देखते हैं जो इम्पोर्टेंट बात है उसको हम लोग को क्या करना है, अच्छे से याद रखना है ताकि ऑब्जेक्टिव्स बन जाए। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्या लिखा है। प्रकृति के सुकुमार कवि एवं छायावाद के महान युग प्रवर्तक स्तंभ का महत्वपूर्ण जीवन परिचय, यानी कि एक हम सुमित्रानंदन पंत को जो है ना छायावादी कवि कहा जाता है। ये बात याद रखेंगे। ये पूछता है क्वेश्चन में कि सुमित्रानंदन पंत जो है किस युग के कवि थे। तो हम लोग यहां से याद रखेंगे जो है ये जो है ना पंत जो है कौन युग के कवि है? तो छायावादी युग के कवि। ये बात याद रखेंगे यहां से ना। प्रकृति का, और ये जो है प्रकृति प्रेमी कवि है। ये जो है बहुत ज्यादा ही क्या करते हैं, प्रकृति से लगाव रखने वाले कवि है। इसीलिए उन्होंने क्या किया है, भारत के जो है ना बारे में लिखे हैं। भारत की जो प्रकृति कैसा है उसके बारे में उन्होंने क्या किया है, कविता में लिखे हैं। तो इनको जो है ना क्या बोला जाएगा, छायावादी कवि कहा जाएगा। ठीक है, क्या याद रखेंगे यहां से, सुमित्रानंदन पंत को छायावादी कवि कहते हैं, है ना। छायावादी युग के कवि बोला जाता है। ठीक है, क्या कहेंगे, छायावादी युग के कवि कहेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या आ रहा है, ये आ रहा है हम लोगों को सुमित्रानंदन पंत का जो है ना क्या आ रहा है, परिचय जो है ना आप देख रहे हैं लिखा हुआ है सुमित्रानंदन पंत का जो है परिचय और प्रकृति के सुकुमार चित्रेतर, है ना। ये है, यहाँ पे क्या होता है, सुमित्रानंदन पंत जी का तस्वीर लगा रहता है। चैप्टर में बुक में देखेंगे, बुक्स में देखते हैं तो वहां पे रहता है, ये चीज रहता है। सुमित्रानंदन पंत का जो है क्या रहता है, वो रहता है फिगर जो रहता है। यहाँ भी लिखा हुआ है कि ये जो है ना छायावादी युग के महाकवि है। कौन? तो सुमित्रानंदन पंत। ये जो है ना छायावादी युग के महान कवि इनको माना जाता है। और यही मुख्य पॉइंट जो है ना याद रखना है। वही चीज यहाँ भी लिखा है, प्रकृति के सुकुमार चितेरे, है ना। मतलब उनके बारे में बोला, तस्वीर के बारे में बोला जा रहा है। हिंदी साहित्य के स्वर्ण युग छायावाद के मूर्धन्य कवि सुमित्रानंदन पंत जी का यह सादगीपूर्ण चित्र उनके शोभ में गंभीर और दार्शनिक व्यक्तित्व का जीवन सजीव दर्पण है। क्या है, पहाड़ों की गोद और कौसानी के सूर्य वातावरण में पले बढ़े पंत जी के आंखों में प्रकृति के सौंदर्य और मानवता के कल्याण की गहरी भावनाएं वास करती है। ठीक है, ये बात यहां से क्या करेंगे, याद रखेंगे। ये बात यहां से क्या करेंगे, इस स्लाइड से आप लोगों को बस यही चीज ध्यान में रखना है, अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। वो क्या है कि वो जो है ना छायावादी युग के कवि है, छायावादी युग के कवि है। बस इतना बात क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, उनका जन्म कौसानी, यानी कि आगे देखते हैं, अगला स्लाइड में है, अगला स्लाइड में आ रहा है, वो क्या है, आगे लिखा है जीवन परिचय एवं आदर्श, ये टॉपिक है। अगला टॉपिक क्या है, ये है जीवन परिचय एवं आदर्श। मतलब परिचय के बारे में पढ़ेंगे और वो जो उन्होंने क्या क्या काम किए हैं, कैसा व्यक्ति थे, उनके बारे में इसमें पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, जीवन वृत्त, कब जन्म हुआ इनका, कहाँ पे जन्म हुआ, ये बात तो जीवन परिचय में ही पढ़ेंगे ना। किसी भी व्यक्ति का जीवन परिचय जो है कहाँ पे जन्म होता है, वो अपना सबसे पहले, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि अपना परिचय देते हैं किसी के सामने में, तो अपना पूरा बायोडाटा पूरा जो है ना क्या बोल देते हैं, शुरू से जो है ना अपना नाम से लेके पिताजी पूरा क्या किया, कहाँ जन्म हुआ, ये सब के बारे में बोलते हैं। इसी प्रकार से जो है कभी यहाँ पे जो है ना कभी अपना परिचय बता रहे हैं, तो इनका जन्म जो है ना याद रखेंगे, जन्म स्थान, जन्म एवं स्थान। तो पंत जी का जन्म 20 मई 1900 ईस्वी को, 20 मई 1900 ईस्वी को कौसानी, है ना, कौसानी अल्मोड़ा उत्तरांचल के सूरमे वादियों में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो कहेंगे पंत जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो कौसानी सूरमे, कौसानी पड़ता है एक स्थान है, ये अल्मोड़ा जो स्थान है
वो पड़ता है कहाँ पे? उत्तरांचल बोलते हैं, एक राज्य है उत्तरांचल जिसको हम लोग बोलते हैं उत्तराखंड जो है ना, अभी हम लोग कहेंगे ये नाम जो है उत्तरांचल जो है ना अब जो है हो चुका है क्या? उत्तराखंड। ठीक है, ये हो गया है उत्तराखंड जो राज्य है ना, उत्तराखंड जो राज्य है उसी राज्य में क्या हुआ था, इनका जो है जन्म हुआ था। अब कब हुआ था? तो कहेंगे 20 मई 1900 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? तो 20 मई 1900 ईस्वी को हुआ था। कहां पे हुआ था? तो एक स्थान का नाम है, ये है हमारा स्थान जिसका नाम क्या है? कौसानी है। क्या है? कौसानी। ये है उनका जन्म स्थान है। स्थान की हम बात करें, ठीक है, ये है इनके जन्म स्थान की हम बात करें तो ये कौसानी नामक स्थान पे हुआ था। किस राज्य में हुआ था? तो कहेंगे उत्तरांचल। ऑप्शन में रहे तो उत्तरांचल में टिक करेंगे और नहीं तो क्या होगा? उत्तराखंड रहेगा। न्यू जो है ना अब उसका नाम परिवर्तन कर दिया गया है। पहले जो है ना वो उत्तरांचल के नाम से ही क्या था, वो राज्य जो है विकसित, वो नाम उसका उत्तरांचल ही था। अब उस स्थान पे जो है उस राज्य का नाम क्या कर दिया गया है? तो वो कर दिया गया उत्तराखंड। क्या कर दिया गया है? ये कर दिया गया उत्तराखंड। ठीक है ना, याद रखेंगे। जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म याद रखेंगे 20 मई 1900 ईस्वी को हुआ था। कहां में हुआ था? तो कौसानी नामक स्थान पे हुआ था। अल्मोड़ा जो है पड़ता है, वो अल्मोड़ा जिला होगा, उस स्थान पे हुआ था। ठीक है, उसके बाद लिखा है प्रारंभिक जीवन। इनका जो प्रारंभिक जीवन के बारे में, प्रारंभिक जीवन कहाँ पे जो है ना इनका जन्म हुआ? तो कहेंगे जन्म के कुछ घंटों बाद ही मातृ शोक मिला, जिसके कारण प्रकृति को गोद ही उसकी मां बन गई। मतलब ये हो रहा है कि जब इनका जन्म हुआ था कुछ ही क्षणों के बाद क्या हो गया? कुछ ही क्षणों के बाद जो है ना इनकी मां का डेथ हो गया, मृत्यु हो गया था। कितने घंटों बाद हुआ था? तो कुछ ही घंटों के बाद जो है ना, कुछ घंटों बाद मां का मृत्यु। ठीक है, कुछ ही घंटों बाद यानी कि जो है पंत का जब जन्म हुआ, उनके जन्म के कुछ ही क्षणों बाद क्या है, उनकी मां का मृत्यु हो गया। ठीक है, तब जो है वो मातृ शोक में मिल गए, है ना, मातृ शोक हो गया। ठीक, आगे लिखा है, अगला जो लिखा हुआ पॉइंट है वो कह रहा है क्या? महाप्रयाण। महाप्रयाण कहने का मतलब क्या हो रहा है कि राष्ट्र और साहित्य की निरंतर सेवा करते हुए 28 दिसंबर 1977 ईस्वी को उनका क्या हो गया था? स्वर्गवास हो गया था। स्वर्गवास कहने का मतलब क्या होता है? मृत्यु। क्या बोला जाता है? इसका मतलब होता है मृत्यु। यानी कि सुमित्रा नंदन पंत जो है उनका मृत्यु की अगर हम बात करें तो डेट याद रखेंगे 28, महीना का नाम कहेंगे तो वो होगा दिसंबर, और ईस्वी की बात करेंगे तो वो हो जाएगा 1977 ईस्वी में। कितना ईस्वी में? 1977 ईस्वी में। अगर हम आप लोगों से पूछे कि ये कितने वर्ष तक जो है ना जीवित रहे, अपने जो है जीवन में क्या क्या किए और कितने जीवन जो है ये जीवित रहे, तो 1900 ईस्वी में क्या हुआ था हम लोगों को याद है, ऊपर में ही पढ़े हैं कि इनका जो है जन्म हुआ था 1900 ईस्वी में। कितना में जन्म हुआ? और 1977 ईस्वी में क्या हो गया? मृत्यु हुआ। तो यहां से कितना वर्ष आ रहे हैं निकल के? यानी कि हम कहेंगे 77 वर्ष। ठीक है,
77 वर्ष यानी कि 77 कहेंगे। 77 में यानी कितने वर्ष में उन्होंने बहुत सारे कविताएं लिखे, बहुत सारे जो है ना, बहुत सारे रचनाएं लिखे उन्होंने, बहुत चीजें उन्होंने कर चुके हैं। ठीक है, इतना बात क्या करेंगे, यहाँ से याद रखेंगे। उधर लिखा है इसका जो है ना आदर्श, इनका जो है साहित्यिक आदर्श, ये बात याद रखेंगे यहाँ से कि छायावाद के प्रणेता है ना, वे छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक अत्यंत कोमल और काल्पनिक है ना, काल्पनिकशील हस्ताक्षर माने जाते हैं, है ना। ये जो है 4 स्तंभ में जो है ना कवि, छायावादी युग के कवि की जो है उस 4 स्तंभ में जो है इनका भी नाम आता है। किनका नाम, ये एक जो कवि है सुमित्रानंदन पंत, इनका भी नाम जो है इसमें आता है। छायावादी युग के पूछा जाता है क्वेश्चन में 4 स्तंभों में किनका किनका नाम आता है, तो वो कहेंगे हम, एक जो व्यक्ति है वो क्या है, वो है हमारा कौन, सुमित्रानंदन पंत भी जो है इनमें आते हैं। 4 स्तंभों में इनका नाम सुकुमार है। ठीक है, आगे लिखा है दार्शनिक प्रभाव, उनके काव्य में महर्षि श्री अरविंद है ना के जीवन और मानवतावाद की गहरी छाप दिखाई पड़ती है। उन्होंने जो है, उन्होंने एक तरह से हम कह सकते हैं कि उन्होंने जो है किसके, किनके तरह उन्होंने क्या किया है, बने हैं, तो महर्षि अरविंद, अरविंद के जैसा। ठीक है, ये बात यहां से क्या कर लेंगे आप लोग, याद रखेंगे। इस स्लाइड से हम लोग याद क्या रखेंगे, पॉइंट जो मुख्य पॉइंट है, जो मेन पॉइंट है, वो हम लोग याद कैसे रखेंगे, तो वो रखेंगे पंत जी का जन्म, सबसे पहले बात याद रख लीजिए आप लोग, 1900 ईस्वी में सुमित्रानंदन पंत का जो है जन्म हुआ था 1900 ईस्वी में। कितना में हुआ था, 1900 ईस्वी में हुआ था। और उसके बाद याद रखेंगे जो है उनकी माँ की मृत्यु के 6 घंटे बाद क्या हो गया था, लगभग 6 घंटे कुछ ही क्षणों के बाद, यानी कि कुछ ही घंटों के बाद क्या हो गया था, मृत्यु हो गया था, यानी कि उनकी माँ मर गई थी। और उसके बाद जो है उन्होंने क्या किया है, तो 28 दिसंबर 1977 ईस्वी में ये जो है खुद जो है इनकी क्या हो गया था, मृत्यु हो गया था। ये बात याद रखेंगे। इधर से अगर हम बात करें तो ये जो है 4 स्तंभ में इनका नाम आता है, बात याद रखेंगे ये, है ना। ये जो है प्रमुख 4 स्तंभों में, कवि छायावादी युग के 4 स्तंभ में भी ये जो है सुमित्रानंदन पंत आते हैं। ये बात यहाँ से याद रखेंगे, इतना बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है, वो है हमारा प्रमुख रचनाएं एवं ऐतिहासिक सम्मान। इनको कुछ अब क्या है ना, बहुत सारे रचनाएं उन्होंने लिखे हैं। क्या लिखे हैं, बहुत सारे उन्होंने क्या किए हैं। स्वाभाविक बात है, यदि कोई जो है पढ़ लिख लेता है व्यक्ति तो क्या होता है, अपना कुछ ना कुछ तो काम धंधा तो कर ही लेता है। तो ये एक कवि थे, तो कवि क्या करेंगे, कवि का काम क्या होता है, बहुत सारा रचनाएं लिखना। वो उन्होंने रचनाएं लिखे हैं। अब बार बार हम यहाँ पे बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है कि छायावादी युग, छायावादी युग दिख रहा है, हमें स्लाइड पे भी दिख रहा है कि हर एक जगह पे क्या दिख रहा है, वो छायावादी युग इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये बात क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एग्जाम में पूछा हुआ रहता है कि सुमित्रानंदन पंत जो है किस युग के कवि है। बहुत तरह के युग होता है, भारतेंदु युग का है, बहुत तरह के युग होता है। जैसे हम लोग पिछले जो है क्लास में जो पढ़े थे, बिस्ला जो चैप्टर था, स्वदेशी जो था, वो किसके, वो जो है उस के कवि जो थे वो थे कौन से युग के कवि थे, तो वो भारतेंदु युग के कवि थे। अब यहाँ पे जो सुमित्रानंदन पंत जो भारत माता जो चैप्टर है उसका जो है ना ये कवि है, वो है छायावादी युग के कवि। ठीक है, इसलिए बार बार यहाँ पे दिख रहा है हम लोगों को कि छायावादी युग, छायावादी युग दिख रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख रहा है कि ये जो है इनके द्वारा जो लिखा हुआ रचना है, वो सबसे जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे रचना की बात करें तो वो है हमारा वीणा, वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, उच्छ्वास, जो हिंदी जगत की अनमोल धरोहर है। अब यहां से हम लोग कहेंगे कि जो इम्पोर्टेंट जो रचना है, जो हमेशा पूछता है, बार बार जो है बोर्ड एग्जाम में पूछ लेता है, वो रचना की अगर हम बात करेंगे तो वो पूछता है क्या, पल्लव जो है ना किनके द्वारा लिखा हुआ रचना है, पल्लव किनकी प्रमुख रचनाएं हैं, पूछ देगा। ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, सुमित्रानंदन पंत रहेगा, रामधारी सिंह दिनकर रहेगा, है ना, इस तरह से और भी प्रेमचंद रहेगा, बहुत सारे कवि का नाम दिया हुआ रहेगा। तो आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे जो पल्लव है वो है किसके, किनके द्वारा लिखा हुआ है, तो सुमित्रानंदन पंत के द्वारा लिखा हुआ ये रचना है। ठीक है, ये भी पूछता है। उच्छ्वास जो है ये किनके द्वारा लिखा हुआ है, ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। दो गुंजन, ये सब वीणा
उतना जो है इम्पोर्टेंट नहीं है, ग्रंथि जो है ये नहीं है, लेकिन क्या है, पल्लव, गुंजन और उच्छ्वास, ये तीनों जो प्रमुख रचना है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बार पूछा हुआ रिपीटेड क्वेश्चन है, आप लोग क्वेश्चन बैंक में उठा के देखेंगे तो क्वेश्चन बैंक में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो रचना से यहाँ पे याद रखना क्या है, रचना से हम लोग याद रखेंगे कि पल्लव, गुंजन और उच्छ्वास ये प्रमुख इनकी ही क्या है, रचनाएं हैं। किनका है, तो सुमित्रानंदन पंत का है। उसके बाद वैचारिक परिवर्तन देख रहे हैं, उनके बाद ये टॉपिक है वैचारिक परिवर्तन। युग की मांग के साथ वे प्रगतिवाद की ओर बढ़े, है ना, जैसा जैसा परिवर्तन आया, युग आया, वैसे वैसे क्या हो गया, प्रगतिवाद की ओर बढ़े। इस युग के कालखंड की प्रमुख रचनाएं युगांत, युग, है ना, युगवाणी, ग्राम्य और स्वर्ण किरण और लोकायतन, ये देखेंगे आप लोग। यहाँ इधर जो है ना, इसमें जो रचना है, जब ये क्या हो गए थे, प्रगतिवाद की ओर बढ़े, धीरे धीरे छायावादी युग के बाद जो होता है प्रगतिवाद की ओर जैसे जैसे बढ़े, तो वो क्या हो गया, वो फिर उसके बाद जो है ना काव्य रचना किए, तो वो है हमारा ये युगांत लिखे हैं, युगांत, युगवाणी, और ये ग्राम्य जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इधर से ग्राम्य पूछता है, ग्राम्य पूछता है, ग्राम्य ठीक है, पूछता है ग्राम्य जो है के रचनाकार कौन है, के रचनाकार कौन है, तो कौन है, क्या कहेंगे, सुमित्रानंदन पंत कहेंगे हम लोग। सुमित्रानंदन पंत क्या कहेंगे, सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, बोलेंगे सुमित्रानंदन पंत। पूछ देगा कि ग्राम्य जो रचना है वो किनके द्वारा लिखा हुआ है, तो क्या कहेंगे, सुमित्रानंदन पंत के द्वारा लिखा हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है, और ये जो चैप्टर हमारा भारत माता जो चैप्टर है ना, कविता जो है, वो भी इसी से लिया गया है, ग्राम्य से ही संकलित है। ये बात याद रखेंगे, ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट बात है ये बात। ठीक है, ग्राम्य, स्वर्ण किरण इन्हीं के द्वारा लिखा हुआ है, युगांत इन्हीं के द्वारा लिखा हुआ है। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, युगांत बिहार बोर्ड के जो है क्वेश्चन बैंक में जो है पूछा हुआ है कि युगांत जो है कौन से कवि की रचना है, तो हम लोग कहेंगे क्या, किसके बारे में कहेंगे, सुमित्रानंदन पंत का लिखा हुआ है। ग्राम्य पूछेगा फिर भी कहेंगे सुमित्रानंदन पंत के बारे में, है ना, सुमित्रानंदन पंत का ही लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद इधर तो पढ़ लिए है, उच्छ्वास यहाँ से याद रख लेना है ना। पल्लव किनके द्वारा लिखा हुआ है, तो कहेंगे पल्लव जो है सुमित्रानंदन पंत के द्वारा लिखा हुआ रचना है। उसके बाद पूछा जाएगा ग्राम्य किनकी रचना है, तो कहेंगे सुमित्रानंदन पंत की है। उच्छ्वास किनकी रचना है, तो कहेंगे सुमित्रानंदन पंत का है। उसके बाद अगर पूछा जाएगा युगांत किनकी रचना है, तो कहेंगे सुमित्रानंदन पंत का है। युगवाणी किसकी रचना है, तो कहेंगे सुमित्रानंदन पंत का है। ये सब बात को आप लोग क्या कीजिए, याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि यही सब चीज जो है ना पूछता है ऑब्जेक्टिव्स में। ठीक है, इधर देखा जा रहा है। उसके बाद सर्वोच्च सम्मान, स्वाभाविक बात है, यदि आप काम करोगे, अच्छे अच्छे काम करोगे, रचनाएं लिखोगे, तो आपको सम्मान तो मिलता ही है। सम्मान के रूप में हमें कुछ ना कुछ पुरस्कार तो दिया ही जाता है। तो जब ये बहुत सारे रचनाएं लिखे, तो इनको क्या किया गया, भारत सरकार के द्वारा इनको क्या किया गया, अच्छा सा पुरस्कार भी दिया गया था। अच्छा अच्छा जो पुरस्कार होता है वो पुरस्कार दिया गया था। तो वो पुरस्कार की अगर हम बात करें, तो वो पुरस्कार में जो है ना, उन्होंने क्या किए थे, पंत जी जो है, पंत जी को प्रसिद्ध कृति चिदम्बरा पर हिंदी साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार, है ना, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है मिला हुआ था। जब इन्होंने चिदम्बरा लिखे थे, चिदम्बरा भी इन्हीं का पूछा हुआ लिखा हुआ क्या है, रचना है। ये भी हम कहेंगे पंत की रचना है। किनका है, तो कहेंगे पंत जो है, पंत का ही क्या है, रचना, सुमित्रानंदन पंत का ही रचना है चिदम्बरा। ये भी रचना ही है। एक बात याद रखेंगे आप लोग, जितना भी अभी पढ़ रहे हैं ना, वो सब का सब क्या है, रचनाएं है। इधर भी और इधर भी जो भी चीज हम पढ़ रहे हैं, वो बार बार ये सब जो है बार बार जो है, ये सब का सब क्या है, इन्हीं के द्वारा लिखा हुआ रचना है। और अब लास्ट में हम बताएंगे यहाँ इस स्लाइड पे जो है बात जो याद रखने वाला कौन कौन चीजें है वो। तो पूछा जाएगा
कि सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है कौन सी रचना लिखने के बाद मिला था, तो कहेंगे क्या, चिदम्बरा। क्या कहेंगे, चिदम्बरा जो है उन्होंने लिखे थे, तब इनको क्या मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, और साहित्य अकादमी तथा पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। इनको कौन कौन सा सम्मान मिला हुआ है, तो कहेंगे एक तो सबसे जो है ना पहली बात याद रखेंगे, वो इनको मिला हुआ है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रथम नंबर। उसके बाद जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है, ये सब कवि को ही मिलता है, कवि लेखक जो होते हैं उनको मिलता है, तो ये दूसरा नंबर याद रखेंगे। और तीसरा नंबर बात याद रखेंगे यहाँ से कि उनको जो है पद्म भूषण सम्मान भी मिला हुआ है। क्या क्या मिला हुआ है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है, दूसरा नंबर बात करें तो पद्म भूषण सम्मान मिला हुआ है। ठीक है, पूछा जाएगा कि सुमित्रानंद पंत को कौन कौन से पुरस्कार मिला हुआ है, ऑप्शन में ऐसे किस प्रकार से रहेगा, या ऐसे रहेगा ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ना, कौन सी रचना लिखे थे सुमित्रानंद पंत जो है, कौन सी रचनाएं लिखे थे, तो इनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो कहेंगे वो था चिदम्बरा पे। ठीक है, इतना बात क्या करना है इस स्लाइड पे। अब देखिए, अभी जो हम लोग पढ़े हैं वो याद क्या क्या चीज रखना है, वो सबसे प्रमुख बात का है या महत्वपूर्ण बात का है, वो हम लोग क्या करेंगे, तो वो रखेंगे हम लोग याद कि सुमित्रानंदन पंत सबसे पहली बात याद रखेंगे छायावादी कवि है। ठीक, उसके बाद क्या रखेंगे यहाँ से याद कि इनकी जो सुमित्रानंदन पंत की जो रचना है वो रखेंगे पल्लव गुंजन, एक पल्लव हो गया, गुंजन हो गया, गुंजन। उसके बाद रखेंगे बीना, बीना भी याद रखेंगे। उसके बाद इधर आएंगे तो इधर हम कहेंगे युगांत, युगांत। उसके बाद कहेंगे ग्राम्या, उसके बाद हम लोग याद रखेंगे क्या, ग्राम्या के बाद रखेंगे याद हुआ है चिदम्बरा। ये इतना रचना याद रखना है तो बहुत सारा रचना है, इन्होंने बहुत सारे रचनाएं लिखे हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण जो है वो पूछा हुआ जो क्वेश्चन है बार बार जो रिपीटेड क्वेश्चन है उसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे ज्यादा याद रखेंगे। ठीक, चलिए इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे इस चीज को, अच्छे तरीके से इस चीज को आप लोग कवर कर रहे होंगे, अच्छे तरीके से समझ भी रहे होंगे। चलिए अगला जो हम लोग देखते हैं, अगला टर्म जो है क्या है, अगला हम लोग को दिख रहा है वो है हमारा साहित्यिक विशेषताएं और कोमल भाषा शैली। ठीक है, ये क्या है, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि साहित्य विशेषताएं एवं कोमल भाषा शैली, इनकी भाषा शैली कैसा था, उन्होंने किस चीज के ऊपर जो है ज्यादा जो है ध्यान दिए हैं। भारत माता यानी कि भारत के बारे में इन्होंने जो है बता रहे हैं, तो भारत के बारे में जब बोल रहे हैं तो भारत से रिलेटिव जो बातें लिखे हैं, वो प्रकृति से रिलेटिव जो बातें हैं, वो किस किस से प्रेम करते हैं, किस किस से इनको ज्यादा ही लगाव है, उसके बारे में हम लोग यहाँ देखेंगे। ठीक है, तो लिखा है, क्या लिखा है इधर देखेंगे, सबसे पहले जो है लिखा है हिमालय वादियां, है ना, कौसानी का प्राकृतिक सौंदर्य, यानी कि क्या है, जहाँ पे जन्म हुआ था उसकी बात कर रहे हैं, वो अपने जन्म स्थान के बारे में बोल रहे हैं, वहां का जो चीजें हैं उसके बारे में बोल रहे हैं। ठीक है, लिखा है प्रकृति के, टॉपिक ये है कि प्रकृति के सजीव चित्र, सजीव मतलब क्या होता है, सजीव कहने का मतलब क्या होता है, जिसमें क्या होता है, जाने होती है, उसको बोला जाता है सजीव। जो श्वसन की क्रियाएं कर सकता है, चल फिर सकता है, उसी को हम लोग बोला जाता है, हम लोग कहते हैं कि सजीव। प्रकृति के सजीव और अत्यंत मनोहारी चित्रण में वे अद्वितीय हैं। उसमें जो है वो लिखे हैं, किसके बारे में बता रहे हैं, जो ज्यादा ही उन्होंने क्या किया है, ध्यान दिए जिसके ऊपर, वो दिए है वो पर्वत के बारे में, प्रकृति से रिलेटिव, नदी के बारे में बताया है, मेघ और हरियाली, ये जो भारत की जो हरियाली है, यानी कि जो धरती के बारे में हम लोग कहते हैं कि ये भारत हमारा क्या है, हरा भरा जो देश है, उसके बारे में उन्होंने उस चीज के ऊपर ध्यान दिया है। ये सब क्या है, इनका सजीवों पात्र की भांति जीवित हो उठते हैं कविता में, ये सब चीजें जो है क्या हो जाता है, जीवित हो उठता है। मतलब इन्हीं के बारे में हम लोग कहेंगे कि ये सब चीजों के बारे में ज्यादा ही इन्होंने क्या किए, ध्यान दिए इस चीज के बारे में। जो कविता है उसमें किसके बारे में, पर्वत के बारे में, नदी के बारे में कह रहे हैं, मेघ, इस सब चीजों के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है हम लोग अगला ना जो है टॉपिक दिख रहा है वो है हमारा नाद सौंदर्य और चित्र भाषा। अब जो है ना इनकी जो है कौन सी भाषा था, कैसी भाषा था, उसके बारे में है।
लिखा है कि पंत जी के काव्य में शब्दों का चयन इस प्रकार है कि पढ़ते समय आंखों के सामने सुंदर चित्र उभरता है जिसे चित्र भाषा कहा जाता है। मतलब अगर हम पढ़ेंगे ना, कविता को पढ़ेंगे तो छप जाएगा आंखों के सामने, आंखों में जो है ना वो कविता। और ऐसा मतलब होता है कि हम अगर इमेजिन करेंगे तो एक जो है ना छाप जो है क्या हो जाएगा, उभरता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि ये जो है पंत जी काव्य में शब्दों का चयन इस प्रकार का है कि पढ़ते समय आंखों के सामने क्या हो जाता है, चित्र उभरता है जिसे चित्र भाषा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चित्र भाषा बोलते हैं। चलिए यहाँ से इतना बात को आप लोग याद रख लेंगे। अगला जो है हमारा वो है अगला देखेंगे, वो है हमारा राष्ट्रीय चेतना एवं भारत माता का संदेश। ठीक है, अगला जो है वो है अगला क्या है टॉपिक जो है वो है हमारा राष्ट्रीय चेतना एवं भारत माता का संदेश। यानी कि हम लोग को भारत माता के जो चैप्टर है उसमें हम लोग को क्या संदेश देना चाहते हैं उसके बारे में यहाँ पे बताया गया। ठीक है, राष्ट्रीय चेतना की में बात रखेंगे, ध्यान में याद रखेंगे, राष्ट्रीय चेतना एवं भारत माता का संदेश, किस प्रकार का संदेश पहुंचाना चाहते हैं हम लोगों को सामने, वो चीजें हम लोग क्या करेंगे यहाँ से देखते हैं। ठीक है, लिखा है ग्रामवासिनी भारत माता का यथार्थ रूप। पंत जी की कविता भारत माता उनके प्रसिद्ध संग्रह ग्राम्या से संकलित है। हम पीछे थोड़ी देर पहले ही बोले हैं, थोड़ा ही देर पहले बोले हैं क्या कि ये जो भारत माता जो चैप्टर है, ये जो चैप्टर है, अध्याय है, वो कहाँ से संकलित है, तो कहेंगे क्या, ग्राम्या से संकलित है। पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत माता पाठ किस रचनाएं से संग्रह संकलित है ना, तो कहेंगे ग्राम्या से संकलित है। कहाँ से संकलित कहने का मतलब होता है लिया गया है, उन्हीं का रचना है ना भारत माता। ये जो भारत माता जो चैप्टर है उसके कवि कौन है, तो सुमित्रानंद पंत है, उन्हीं के द्वारा जो है लिखा हुआ रचना था जिसका नाम क्या था, ग्राम्या। अभी कुछ ही क्षणों पहले क्या है उसको हम लोग देखे हैं, वहीं से क्या किया गया है, इस चैप्टर को भी लिया गया है, इस चैप्टर को वहीं से लिया गया है। तो यहाँ से याद रखेंगे कि भारत माता कहाँ से संग्रह किया गया है, तो हम लोग कहेंगे ग्राम्या से संकलित है। इसमें देश की अधिकांश जनता जो गांव में रहती है के शोषित, दरिद्र और मुख क्रंदन का हृदय स्पर्शी चित्रण है इसमें। यानी कि जो लोग क्या है गांव में रह रहे हैं और उसको किस प्रकार से जो है ना, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार से ये जो है गांव के जो लोग, ग्रामीण जो लोग होते हैं उसको किस प्रकार से जो है सताया जाता है, उसको कैसे हम लोग कष्ट देते हैं, है ना, ग्रामीण ग्रामीण लोगों को कैसे हम लोग कष्ट दे रहे हैं, किस प्रकार से सता रहे हैं उसके बारे में, और किस प्रकार से उसको उसके साथ शोषण कर रहे हैं, उसका शोषण कर रहे हैं, वो किस प्रकार से रो रहा है, वो जनता जो है किस प्रकार से रो रहा है, उसी के बारे में यहाँ पे क्या किया जाता है, हम लोगों को पढ़ना है इस चैप्टर में। यानी कि जिस प्रकार से हम लोग कहेंगे कुछ पहले क्या हुआ करता था, जो भारत पे जो है, भारत के ऊपर जो है अंग्रेज जो है ना कब्जे किए हुए था, है ना, यहाँ पे एकदम आके जो है सुबह चला रहा था और उस प्रकार से जो है ना जनता को जो है रुला रहा था। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि उसी के बारे में यहाँ पे क्या किया जाना, पढ़ना है, उसी चीजों के बारे में यहाँ पे पढ़ना है कि किस प्रकार से जो है वहां के लोग आया भारत में और भारत पे ही क्या कर रहा था, आके कब्जा कर लिया और भारत के लोगों को सता रहा था, रुला रहा था। उसी चीज के बारे में चैप्टर में दिया गया, उस चीज को हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर में जब जाएंगे तो। ठीक है, आगे देख रहे हैं, आगे लिखा है पराधीनता। पराधीनता कहने का मतलब क्या होता है मालूम है, इसका मतलब कितना लोगों को पता है, पराधीनता कहने का मतलब होता है दूसरे के अधीन। इसका मतलब हो जाता है दूसरे के अधीन। ठीक है, दूसरे के अधीन कहेंगे।
ठीक है, दूसरे के अधीन। पराधीनता कहने का मतलब, अब नव जागरण का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नया जन्म, ये भी हम बोल सकते हैं, नया जन्म। ठीक है, तो पराधीनता और नवजागरण यानी कि अंग्रेजी लिखा है ना नीचे में लिखा हुआ, अभी अभी जो बोले थे, जिस बात को बोले थे वही चीज क्या है नीचे में लिखा हुआ है। अंग्रेजी हुकूमत के दौर में पीड़ित और असहाय 30 करोड़ संतानों की दुर्दशा दिखाकर वे देश के भीतर स्वाधीनता, राष्ट्रीय गौरव और सामूहिक चेतना की अलख जगाते हैं। इसमें कितना लोगों के ऊपर जो है 30 करोड़, भारत में कहा जाता है, भारत जो में लोग जो है 30 करोड़ से भी ज्यादा लोग क्या करते हैं, वास करते हैं, रहते हैं। तो यहाँ पे जो है ना चैप्टर में जो है 30 करोड़ जो है, जब ये चैप्टर लिखा गया था उस समय जो है यानी कि भारत की जो है लोग जो है ना, यानी कि यहाँ पे 30 करोड़ संतान था, भारत में लोग रह रहे थे, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है 30 करोड़ संतान। अभी की हम अभी तो और भी जनरेशन बढ़ चुका है, लोग जो है ना क्या कहता है जनरेशन जो है वहां पे बढ़ चुका है। तो अभी की हम बात नहीं कर रहे हैं, जब ये चैप्टर लिखा गया है उस समय की बात किया गया है, तो हम उसी चीज के बारे में बोलेंगे ना, जिस चीज को जिस चीज में चैप्टर में जो चीज दिया गया है उसके बारे में हम बोलेंगे। यहाँ पे जब ये चैप्टर लिखे गए थे उस समय जो है ना वहाँ पे भारत में जो है कितना लोग था, तो 30 करोड़ संतान है। संतान कहने मतलब यहाँ पे भारत के लोग की बात किया जा रहा है। उस लोग को जो है ना किस प्रकार से जो है अंग्रेज वाले ने आया और सताया, उसके बारे में क्या किया गया है इस चैप्टर में। हम लोगों को भारत माता जो है चैप्टर है उसमें पढ़ना है। ये जो चैप्टर है इसमें हम लोगों को क्या करना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो इस बात को आप लोग क्या कीजिए, अच्छे तरीके से याद करके रखना है। ये जो मुख्य जो पॉइंट जो था उसको आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। उम्मीद है कि आप लोग इस चीज को समझ चुके होंगे अच्छे तरीके से, है ना। तो इतना बात को आप लोग क्या करेंगे, सुमित्रानंदन पंत के जो है ना परिचय से याद रखेंगे। क्या इतना बात रहेगा याद? इतना सारा बात याद रहेगा? और अगर याद रह गया तो उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन को भी नहीं छोड़ेंगे इस चैप्टर से। चलिए, तो आज के लिए हम लोग को क्या है, इतना ही हम लोग पढ़ चुके हैं सुमित्रानंदन पंत के बारे में। कवि जो थे इनके बारे में जीवनी में पढ़ लिए हैं। आज के लिए इतना ही है। उससे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारा एक प्यारा सा चैनल है जिसका नाम क्या है, चैनल का यूट्यूब जो चैनल है जिसका नाम क्या है, मार्स क्लासेस ये है। तो आप लोग इस चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों, मित्रों और भाई बहन जो भी है उस तक जो है ना पहुंचाने की कोशिश कीजिए, ताकि उन लोगों तक भी ये जो है चैनल का जो है चला जाए, और उस चैनल पे आप लोग आके अपना दोस्त लोग भी हो, भाई बहन जो भी है वो क्या करेंगे, आके जो है पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।